और इस बात पर गौर फरमाने की कोशिश करें कि क्या अमेरिका महान था जैसा महान उसको दोबारा बनाने की बात की जा रही है इस नारे में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अमेरिका की आर्थिक समृद्धि ने उसे इतना जिद्दी बना दिया था कि अमेरिका एनी हाउ एनी वे एट एनी कंडीशन खुद को सही साबित करना चाहता था। इसके लिए चाहे कोई भी कितने भी लोग मारे जाएं, इससे अमेरिका को कोई परहेज नहीं था। मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन केवल ट्रंप ने नहीं दिया, बल्कि ये नारा इसके पहले 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन ने भी दिया है। ये वही रोनाल्ड रीगन थे जो ईरान को हथियार बेचते हुए पकड़े। अमेरिका ने हमेशा से ही एशियाई देशों में एक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास किया है। रूस, चाइना और भारत अमेरिका के इस षड्यंत्र से भली भांति वाकिफ है और वो हमेशा इससे सतर्क भी रहते हैं। वो अमेरिका के दोगले चरित्र और दोहरे चरित्र को बहुत अच्छे से भांप चुके हैं। लेकिन बाकी के देशों का 20 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं और इस पद पर बैठते हैं। इस बार इस पद पर आने के लिए उन्होंने एक विशेष नारा दिया। वो नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाते हैं। और लोगों के दिलों में ये उम्मीद जगाई कि इस बार जब मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो मैं अमेरिका को फिर से एक महान देश बनाऊंगा। इस नारे ने न सिर्फ अमेरिकी जनता के दिलों में ये उम्मीद जगाई, बल्कि पूरे विश्व के हृदय में एक उम्मीद इस नारे से जागी थी कि वास्तव में अमेरिका फिर से महान बनेगा और डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए जरूर कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसके सकारात्मक परिणाम पूरे विश्व पर पड़ेंगे। क्योंकि अमेरिका में होने वाले किसी भी हलचल का प्रभाव, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, पूरे विश्व पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पड़ता है। कारण ये है कि अमेरिकी डॉलर ही विश्व की अंतरराष्ट्रीय डॉलर के रूप में स्वीकृति प्राप्त एक मान्य मुद्रा है। तो सारे विश्व का हित कहीं ना कहीं अमेरिका के उतार चढ़ाव से जुड़ा रहता है। और आज इस बात को लगभग 5 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका के महान बनने की दिशा में कोई भी सकारात्मक बदलाव तनिक मात्र भी दिखाई नहीं देता, बल्कि कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अमेरिका अब अपनी दादागिरी खो रहा है, पतोन्मुख है। कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि विश्व मंच पर धूमिल हुई है डोनाल्ड ट्रंप के इस पद पर दोबारा आने के बाद। ये नारा एक तिलस्मी नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस पे अगर हम विचार करें तो इस नारे का एक दूसरा पहलू ये भी है कि अमेरिका पहले कब महान था। जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अमेरिका को महान बनाने की, फिर से अमेरिका को महान बनाने की बात की। देखिए, अमेरिका कोई बहुत पुराना देश नहीं है, या ऐसा नहीं है कि अमेरिका का कोई आदिकालीन इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो। अमेरिका आधुनिक परिवेश में पैदा हुआ और पला बढ़ा देश है। हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका को प्रकृति ने प्राकृतिक संसाधनों से इतना ज्यादा नवाजा है कि शायद किसी और देश के पास विकास के इतने अवसर नहीं हैं जितने अमेरिका के पास हैं। और 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका आजाद हुआ, 4 जुलाई 1776, तब से अमेरिका ने बखूबी
अपने प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम प्रयोग किया है। इष्टतम प्रयोग यानी ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जिससे आज अमेरिका विश्व का एक सर्वशक्तिमान देश बन पाया है और समृद्ध देश बन पाया है। तो अमेरिका कोई बहुत पुराना देश नहीं है, ना इसका पुराना कोई अपना साहित्य है, ना इसकी अपनी कोई पुरानी संस्कृति है, और ना ही इसका अपना कोई गौरवमयी प्राचीन इतिहास है। जो भी है सब आधुनिक है। हम बात करें अगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, और इस बात पर गौर फरमाने की कोशिश करें कि क्या अमेरिका महान था, जैसा महान उसको दोबारा बनाने की बात की जा रही है इस नारे में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो अगर हम 1930 के दशक में गौर फरमाएं, ठीक प्रथम विश्व युद्ध के बाद से हम शुरू करते हैं, तो वो दौर अमेरिका में महामंदी का था। न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरा विश्व महामंदी से गुजर रहा था। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, जिन्होंने न्यू डील पॉलिसी अपनाई महामंदी के विरुद्ध। और नो डाउट अमेरिका का एक अद्वितीय विकास हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे वो राजमार्ग हो, सामान्य सड़कें हों, हवाई पट्टियां हों या रेलवे लाइन हो। हर क्षेत्र में जमकर विकास किया और आधारभूत संरचना का एक पूरा का पूरा बड़ा ढांचा अमेरिका में खड़ा कर दिया गया फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा। फिर भी अमेरिका में महामंदी का असर कुछ ऐसा था कि इस समय अमेरिका में बेरोजगारी 25% तक थी। अमेरिका के हजारों बैंक दिवालिया हो चुके थे। अब जब बैंक दिवालिया हुए तो लोगों की संपत्ति भी उसमें लगी रही होगी, ये भी स्वाभाविक है। तो जिन लोगों की संपत्ति उन बैंक में लगी हुई थी, वो लोग भी आर्थिक तौर पर धाराशायी हुए, और धाराशायी कुछ इस कदर हुए कि उनके सिर से छतें छिन गईं और लगभग अमेरिका की 20 से 25% आबादी सड़कों पर आ गई। सरकार को उनके रहने के लिए टेंट की व्यवस्था करनी पड़ी और उन लोगों ने उस टेंट में अपने दिन काटे। महामंदी की मार अमेरिका झेल ही रहा था। इसी दशक में अमेरिका में बहुत भयंकर धूल भरी आंधियां आईं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर अमेरिका के कृषि क्षेत्रों को, खेतों को तबाह किया, और पूरे दशक इन धूल भरी आंधियों से अमेरिका परेशान रहा। अब हम बात करते हैं 1940 के दशक की। तो 1940 के दशक की जब हम बात करते हैं तो ये दशक ऐसा था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से तटस्थता बनाए हुए था। लेकिन जब 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जबरदस्ती अटैक किया तो अमेरिका की भी मजबूरी हो गई द्वितीय विश्व युद्ध में शिरकत करने की, उतरने की जापान के विरुद्ध, और अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध लड़ना पड़ा। हालांकि देखा जाए तो महामंदी की मार झेला अमेरिका अभी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने की स्थिति में पूर्णता नहीं था। ऐसे में कुछ अखबारों की माने तो अमेरिका में सामान्य वस्तुओं तक की कमी हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कई मोर्चे पर अमेरिका के सैनिक जूते के बिना युद्ध लड़ रहे थे, उनके पास पहनने को पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। अमेरिका की सरकार को अमेरिका की जनता से ऐसी स्थिति में रबर, कागज, जूते, खाने का तेल, धातुएं, मतलब लोहा वगैरह, घर में जो कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है, ऐसी वस्तुएं अमेरिका की सरकार को अमेरिका की जनता से मांगना पड़ा।
और अमेरिका की जनता ने खुलकर सरकार को ये वस्तुएं दान दी और इसमें उन्होंने अपना सौभाग्य समझा। यानी एक तरीके से हम देखें तो ये अमेरिका में राष्ट्रवाद का उत्कर्ष का चरमोत्कर्ष था। अच्छा, अमेरिका के दृष्टिकोण से जब हम इस दशक को देखते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है। देखिए, अमेरिका जिन देशों के पक्ष से, यूरोपीय देशों के पक्ष से युद्ध जब लड़ रहा था तो युद्ध के दौरान ही यह सुनिश्चित हो गया था कि अमेरिका और अमेरिका का पक्ष ये युद्ध जीत जाएगा। अमेरिका ने इसके फायदे भी उठाए। यूरोप में 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ। न्यू हैम्पशायर के पास में है ब्रेटन वुड्स, एक शहर है। वहां एक सम्मेलन हुआ जिसमें अमेरिका ने विश्व के तमाम देशों पर यह दबाव डाला कि अमेरिकी डॉलर को विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मान्य मुद्रा के तौर पर स्वीकार्यता मिले, और अमेरिका इसमें संभव रहा। हालांकि लंबे समय तक तमाम ऐसी मुद्राएं प्रचलित रहीं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देशों ने ब्रेटन वुड सम्मेलन के एग्रीमेंट्स को अपनाया, उनके प्रति सहमति जाहिर की, अमेरिका का डॉलर विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनता गया। तो ये दौर एक तरीके से देखें तो अमेरिका की समृद्धि में नींव का प्रथम ईंट रखने वाला ये दशक था। इस दशक की माने तो यही वो दशक था। आज अगर अमेरिका की बादशाहत है तो वो उसके डॉलर के कारण है, और इसी दशक में इस डॉलर के मजबूती का दौर शुरू हुआ। अब आते हैं 1950 के दशक में। 1950 का दशक अमेरिका में आर्थिक परिवर्तनों का दशक था। वो अमेरिका जो पिछले 2 दशकों से महामंदी की मार झेल रहा था, अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध में आर्थिक तंगी झेलते हुए भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम दागकर अपने आप को दुनिया का सर्वशक्तिमान देश साबित कर चुका था, वो अमेरिका अब अपने आर्थिक उन्नयन की रूपरेखा बना रहा था 1950 के दशक में। और ऐसे में उसने अपने अर्थतंत्र के विकास के लिए पूंजीवादी विचारधारा को चुना, जो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी जिसे हम कहते हैं। अब जैसे ही अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा पर बल दिया, वैसे ही अमेरिका में मैकार्थीवादी कम्युनिस्ट आवेशित होने लगे। लेकिन अमेरिका ने इस कम्युनिस्टी विचारधारा को बखूबी दबाया, इनका बखूबी दमन किया। अब ये तो तय है कि जिस क्षेत्र में भी दुनिया के कम्युनिस्टी विचारधाराएं जब उनका पतन होता है या वो हावी नहीं हो पाती या वो कमतर रह जाती हैं, तो निश्चित तौर पे उस क्षेत्र में अलगाववाद, जातिवाद, नस्लवाद, हिंसा जैसी घटनाएं आम होने लगती हैं। अब अमेरिका में भी अलगाववाद, जातिवाद, नस्लवाद से संबंधित हिंसाएं आम बात हो चली। कहीं ना कहीं अफ्रीकी अमेरिकन्स के अधिकारों का हनन गोरों के द्वारा किया गया, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि खुले तौर पर किया गया। ये बात सामने आई। अफ्रीकी अमेरिकन्स को उनका हक दिलाने के लिए, उनके पक्ष में अपनी बातें रखने के लिए मार्टिन लूथर किंग जैसे नेता सामने आए। उन्होंने अपनी बात रखी, साथ में मैल्कम एक्स वगैरह भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ लगे हुए थे, लेकिन उनकी बातें कुछ खास सुनी नहीं गई। अगर हम देखें
ये वो दशक था जब अमेरिका कोरियाई युद्ध में कूद पड़ा और लगभग 40,000 अमेरिकी मारे गए। इस दशक, ये पूरा का पूरा जो दशक है अमेरिका में हिंसा, अलगाववाद, नस्लवाद और अशांति का रहा। अब आते हैं 1960 के दशक पे। 1960 का दशक ऐसा दशक जब अमेरिका में हिप्पी एंड रॉक एंड रोल कल्चर अपने चरम पर था और अमेरिका के नौजवान हिप्पी एंड रॉक एंड रोल कल्चर के द्वारा मानवीय उन्मुक्ति की चरम अभिव्यक्ति कर रहे थे। ठीक यही वो समय भी था जब कुछ अमेरिकी नौजवान अंतरिक्ष में बड़े अनुसंधान कर रहे थे और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका अपना दबदबा कायम कर रहा था। यह 1960 का ही दशक था। फिर भी इस समय अगर देखा जाए तो अमेरिका ने जिस तरीके से वियतनाम के मामले में हस्तक्षेप किया और वियतनाम के युद्ध को शुरू किया, इसमें अमेरिका के टोटल 58,000 लोग मारे गए वियतनाम वाले मुद्दे में, और इसके साथ लगभग 30 लाख लोग और मारे गए। मतलब ये बहुत बड़ी संख्या थी। ये अमेरिका का जिद था वियतनाम युद्ध, और अनावश्यक तौर पर कहा जाता है कि, और वियतनाम एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के सीने का नासूर बन गया था, जहां इसे मुंह की खानी पड़ी। ये एक बहुत बड़ी असफलता उभरते हुए अमेरिका के लिए थी, लेकिन अमेरिका की आर्थिक समृद्धि ने उसे इतना जिद्दी बना दिया था कि अमेरिका एनी हाउ, एनी वे, एट एनी कंडीशन खुद को सही साबित करना चाहता था। इसके लिए चाहे कोई भी, कितने भी लोग मारे जाएं, इससे अमेरिका को कोई परहेज नहीं था। हालांकि अमेरिका में जो नस्लीय भेदभाव चल रहे थे, इन्हें शांत करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में 1964 में मानव अधिकार बिल लाया गया, नागरिक अधिकार बिल। लेकिन ये बिल भी अफ्रीकी अमेरिकन को खासा संतुष्ट नहीं कर सका, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मैल्कम एक्स के नेतृत्व में अफ्रीकी अमेरिकन के पक्ष का आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध और जोर पकड़ता गया। इस दशक में हमने देखा कि किस तरीके से मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मैल्कम एक्स की हत्या कर दी गई, और बड़े अच्छे तरीके से इस नस्लीय हिंसा को शांत कर दिया गया, और अफ्रीकी अमेरिकन के द्वारा उठाया गया आवाज के द्वारा उठाए गए आवाज का भी दमन कर दिया गया। हम देखते हैं कि इसी समय 1969 में यानी 1969 में अमेरिका में स्टोन वॉल के दंगे हुए। अब ये स्टोन वॉल के दंगे क्या थे कि दरअसल ये दंगा होमोफोबिया के विरुद्ध था। होमोफोबिया क्या है कि जहां समाज को ये भय होता है, लोगों को ये भय होता है कि जहां हम रह रहे हैं उस समाज में कहीं समलैंगिकता ना बढ़ जाए, तो समलैंगिकता के विरुद्ध जो एक डर का माहौल बना था, इसे होमोफोबिया कहा गया। और अमेरिका में ये खासा जोर पकड़ रहा था समलैंगिक संबंध। इसके विरुद्ध वॉलस्टोन में 1969 में भयंकर दंगे हुए, इसमें भी हजारों लोग मारे गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 1960 का दशक भी अमेरिका में शांति और असुरक्षा का रहा। अब यही हम बात करें 1970 के दशक की, तो 1970 का दशक, इस दशक में हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, जो कि वाटरगेट मामले में फंसे। वाटरगेट एक्चुअल अमेरिका का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बड़ा स्कैंडल है, ज़्यादा समय लगेगा। अभी बस इतना जान जाइए कि एक तरीके का राजनीतिक कांड था, जिसमें फंसने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को अपने पद से त्यागपत्र भी देना पड़ा। और ये इस प्रकार से अपराध में फंसने के कारण अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाले त्यागपत्र का ये पहली घटना थी। अब इसके बाद क्या होता है कि इसी दशक में अमेरिका 1970 में कंबोडिया के युद्ध में उतर जाता है,
और वहां भी अमेरिका को बहुत बड़े तौर पर आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है। तो ये देखा जाए तो अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लेकर एक अस्थायित्व का समय जो 1930 से लेकर चला ही आ रहा है अभी तक, और वो आगे के दशकों में भी जारी रहता है। 1980 के बाद की बात करते हैं, 1980 के दशक की, जब अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय रोनाल्ड रीगन थे। रोनाल्ड रीगन जिनका व्यवहार बहुत हद तक वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलता जुलता रहा। रोनाल्ड रीगन ने सबसे पहले अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर राष्ट्रपति पद पर आए थे। मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन केवल ट्रंप ने नहीं दिया, बल्कि ये नारा इसके पहले 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन ने भी दिया है। ये वही रोनाल्ड रीगन थे जो ईरान को हथियार बेचते हुए पकड़े गए, जिनके काल में ईरान को अमेरिका ने हथियार बेचा, और ये विश्व में खासी चर्चा का मुद्दा रहा। खासी चर्चा का मुद्दा इसलिए क्योंकि ये एक कट्टरवादी इस्लामिक गणराज्य था ईरान इस समय का। क्योंकि ठीक इसके पहले देखा जाए तो 1979 में, यानी 1979 में तक ईरान एक उदारवादी राज्य था, जहां 1979 में यानी 1979 में कट्टर इस्लामिक शक्तियों ने कब्जा कर लिया, और ईरान में ये कब्जा अयातुल्ला रूहुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में किया गया। और इसी अयातुल्ला कट्टरवादी इस्लामिक गणराज्य का संस्थापक अयातुल्ला रूहुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में जो ईरान की सरकार इस समय चल रही थी, ईरान में जो इस्लामिक गणराज्य चल रहा था, उसे रोनाल्ड रीगन की सरकार ने हथियार बेचा था। कहीं ना कहीं जो अमेरिका खुद को विश्व मंच पर कट्टर इस्लामिक विचारधारा का विरोधी बताता रहा, रोनाल्ड रीगन के समय अमेरिका ने उसे ही हथियार बेचा। तो ये अमेरिका के दोगलेपन का पहली बार इसमें पर्दाफाश हुआ इस काल में। इसी काल में हम देखें तो अमेरिका को एक भयंकर संघीय बजटीय घाटे की मार झेलनी पड़ी। ये घाटा $3 ट्रिलियन का था, जो आज तक अमेरिका के किसी भी संघीय घाटे में सबसे बड़ा था। और ये घाटा इतना बड़ा था कि जिसका असर अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। अमेरिका में बेरोजगारी दर 11% रोनाल्ड रीगन के समय पहुंची। ये वही रोनाल्ड रीगन है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं और अमेरिका को इतने बड़े संघीय घाटे तक लेकर जाते हैं। इसीलिए ये नारा चिंता का विषय है आज पूरी दुनिया के लिए। अब देखिए, अब बात करते हैं हम 1990 के दशक की। तो 1990 के दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे नीतिगत परिवर्तन हुए जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी। अमेरिकी कंपनियों के शेयर अचानक विश्व मार्केट में 4 गुने हो गए, जिससे अमेरिका को भयंकर आर्थिक लाभ इस दशक में हुआ। लेकिन ये दशक अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के चरित्र के हनन का भी रहा। आपने बिल क्लिंटन का मामला देखा कि किस प्रकार राष्ट्रपति पद पर रहते हुए चारित्रिक लांछन के कारण बिल क्लिंटन पर महाभियोग चलाया गया और बिल क्लिंटन को राष्ट्रपति पद से महाभियोग के द्वारा हटना पड़ा। ये वो दौर था जब इस घटना ने पूरी दुनिया का मनोरंजन किया, पर्याप्त मनोरंजन किया। इसके बाद आता है 2000 का दशक। 2000 का दशक अमेरिका के लिए एक ऐसा दशक रहा जिसकी शुरुआत बहुत दुर्भाग्यजनक रही। 11 सितंबर सन 2000 को जिस प्रकार
अल-कायदा के द्वारा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया, ये अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन माना जा सकता है। बस अमेरिका ने यहीं से जिद पकड़ ली कि अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले, अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने वाले आतंकी शक्तियों का खात्मा अमेरिका करके रहेगा। यही वो वर्ष था जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना उतार दी और एक भयंकर खोजबीन हुई ओसामा बिन लादेन की। हालांकि ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया और उसे मारा गया। ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद भी अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में 2021 तक रही। 2021 में जो बाइडेन के आते ही अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना का भरण पोषण, पालन पोषण का भार जो अमेरिकी बजट पर पड़ रहा था वो अरबों खरबों में था और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अमेरिका की जनता भुगत रही थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। और 2021 के बाद से तालिबानी सरकार का गठन हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए तो अफगानिस्तान वाला मुद्दा भी अमेरिका के हाथों कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इससे नहीं लगी और अमेरिका ने इसी लपेटे में इराक को भी लिया। अमेरिका हर उस ताकत को ध्वस्त करना चाहता था, नष्ट करना चाहता था, निस्तनाबूद करना चाहता था जो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है या भविष्य में देने की संभावना है। इसी में से एक था इराक। उस समय इराक के तत्कालीन शहंशाह थे सद्दाम हुसैन अब्द अल माजिद अल तकरीती। अमेरिका ने एक ऐसी संभावना व्यक्त की कि इराक इस समय अंदर ही अंदर रासायनिक हथियार बना रहा है जो कि मानव समुदाय और मानवता के लिए अत्यंत हानिकारक है और इन रासायनिक हथियारों का आतंकी शक्तियों के हाथों में पड़ने की संभावना है। ऐसी घोषणा करते हुए अमेरिका ने फिर इराक पर भी सेना उतार दी। 2003 में यह युद्ध 8 वर्षों तक चला। सद्दाम हुसैन अब्द अल माजिद अल तकरीती पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। और जिस प्रकार अमेरिका ने इराक को छोड़ा, आज भी इराक में एक राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार 2000 के दशक के बाद से अमेरिका पूरे विश्व मंच पर खुद को एक ताकतवर देश, पूरे विश्व का में एक दादागिरी स्थापित करने पर अड़ा हुआ है। जो अमेरिका की बात माना वो ठीक, जो नहीं माना वो जाएगा। एक ऐसा संदेश अमेरिका ने अप्रत्यक्ष तौर पर पूरी दुनिया को दे रखा है। अमेरिका ने हमेशा से ही एशियाई देशों में एक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास किया है। वो कभी नहीं चाहता कि एशियाई देशों के बीच एक सहयोगात्मक और समन्वयनात्मक परिस्थिति या परिवेश का विकास हो, क्योंकि वो जानता है कि एशियाई देशों में वो शक्ति है कि अगर ये एक हो गए तो बहुत आसानी से अमेरिकी शक्ति को, अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। और एशियाई देश अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसे संकेत अमेरिका को बीच बीच में देते भी रहते हैं, उन पर भी बात करेंगे। रूस, चाइना और भारत अमेरिका के इस षड्यंत्र से भली भांति वाकिफ हैं और वो हमेशा इससे सतर्क भी रहते हैं। वो अमेरिका के दोगले चरित्र और दोहरे चरित्र को बहुत अच्छे से भांप चुके हैं। ये 3 देश, ब्राजील भी अगर हम कहें, ब्रिक्स के सारे सदस्य। लेकिन बाकी के देशों का क्या? वो कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग के लिए अमेरिका के पक्ष में आते जाते रहते हैं और अमेरिका बहुत अच्छे से उनका उपयोग एशिया में एक राजनीतिक अस्थिरता, अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए करता है। डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही कर रहे हैं। हालांकि
क्या ऐसा करके अमेरिका को फिर से महान बनाया जा सकता है? क्या इसी में अमेरिका की महानता छिपी है या अमेरिका का पतन? यह हम अगले वीडियो में देखेंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने पद पर आने के बाद उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो टैरिफ वार का हो या अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट का हो, वो अमेरिका को क्या वास्तव में एक महान देश बना पाएगा फिर से, या अमेरिका को पतन की ओर अग्रसर करेगा? आगे का हाल खबर जानते हैं अगले वीडियो में। बहरहाल डायलॉग 36 पर मैं अनुकूल द्विवेदी, यहीं तक।